अरे बात नहीं। अब आज आपको थोड़ा सा जल्दी भी बुलाया है। और वो कल भी महेश ने आपको पहले बताया था। आज थोड़ा सा जल्दी बुलाने के पीछे कारण इसने कल बता दिया था, लेकिन मैं वापस आपको दोबारा बता देता हूँ कि इसी क्लास के पूर्व विद्यार्थी जो आप बनना चाहते हो उसी प्रकार से वो भी लेक्चरर बनना चाहते थे। और अब भूगोल विषय के अंदर जो पिछली बार जो भर्ती थी उसके अंदर उनका सिलेक्शन हुआ। आपके बीच में पधारे हैं यशवंत, जिनसे आपका भी परिचय करवा देंगे। और यशवंत के मन में जो शंकाएं थी वो शायद आपके भी होगी। वो एक कम्पिटिटर होता है, जो विद्यार्थी होता है, किस किस प्रकार के सवाल जब वो क्लास में आता है तो अपने मन में लेकर के आता है। तो वो सारे सवाल जब ये बीकानेर से आया था तो ये भी लेकर के आया होगा। अलग अलग प्रकार के लोगों के सुननी भी पड़ी होगी चीज़ें, क्या ठीक होती हैं क्या गलत होती हैं, फिर इन्होंने अपनी कैसे रणनीति की होगी और क्या ठीक अनुभव रहे होंगे क्या बुरे रहे होंगे। जो भी रहे हैं वो सारे के सारे आपके साथ में बातें ये शेयर करेगा। और अपनी जो रणनीति थी उसके ऊपर बात करेंगे कि भी किस किस प्रकार से मैंने क्या क्या किया। आपका कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हो। और इसका सौभाग्य ये मानता हूँ मैं कि ये सिलेक्शन तो बाकी दूसरों के भी हुए, लेकिन इसका पहला इंटरव्यू मैंने तो आज तक किसी के कोई रिकॉर्ड किए नहीं, किसी की बात कभी। लेकिन पहले हमारे पास डिजिटल बोर्ड ही नहीं था, तो अब ये आ गया तो शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यशवंत आ जा भाई। यशवंत के लिए जोरदार से तालियों से इसका स्वागत। और ये आपके साथ में बातें करेगा सारी, किस किस प्रकार से। ये बीकानेर से आया तो शुरुआत में मेरे को ये बता रहा था कि जी मैंने बस में कहीं मिलिया नहीं भाई, यहाँ कहा बोले नोर क्या हम जाए, तेरा दिमाग तो ठीक है के ठीक है नहीं भाई, जयपुर जोधपुर जाने वाली तो बात ठीक है। और इनके साथ में इनके बड़े भाई हैं, वो लेक्चरर हैं हिंदी के, तो वो भी पधारे हैं। तो उनसे भी लास्ट में अपने वो भी आपको बताएंगे इसको यहाँ पे क्यों भेजा था और ऐसा क्या रहा था, तो जो भी बातें हैं। तो यशवंत अब आपके साथ में बात करेगा और एक बार इसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत है शुभकामनाएं। सभी को नमस्कार। यशवंत गहलोत नाम है और बीकानेर में गंगा शहर कस्बा है, वहाँ पर सुजान देसर वहाँ निवास करता हूँ मैं। 4 भाई हैं हम लोग और वहीं स्थानीय परीक्षा स्कूल में पढ़ाई और हुई है मेरी। कुछ दिए हैं उसके हिसाब से मैं चल लेता हूँ ना। और करंटली पोस्टेड में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बेरासर, जो कि नोखा ब्लॉक के अंदर है, वहाँ पर मैं पोस्टेड हूँ। क्वालिफिकेशन बीएससी किया मैंने पहले, बीएससी के बाद बीएड किया। बीएड के बाद मैंने ऐसे पहले कोई विचार था नहीं जियोग्राफी में जाने का। रीट की परीक्षा मैंने पास करी थी, उससे पहले भी मैं अपने पटवारी की परीक्षा में बहुत जी जान से लगा करके पटवारी बनना है। यानी मिडिल क्लास का सपना होता है कि कैसे करके नौकरी लग जाए हम लोग, तो बस वही था। क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड है, पिताजी मकान और बनाने का काम करते थे, कारीगर का सामान्य सा। कुछ भी बैकग्राउंड, हमारे घर के अलावा कोई संपत्ति नहीं है घर भी पट्टे का नहीं है तो कोई बैकग्राउंड नहीं, आप समझ सकते हो कि मिडिल क्लास इंसान कैसे चलता है। तो फिर 6 बार, किसी ने कहा 6 बार पढ़ लेते हैं सिलेबस तो सिलेक्शन तो हो ही जाता है, याद हो ही जाता है, पढ़ लिया। बीएड मैंने कर रखी थी। बीएड मैंने तब तक नहीं की थी कि जब तक भाई साहब का मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं। तो भाई साहब का सिलेक्शन हो गया, उन्होंने कहा अब तू बीएड कर ले। मेरी एमएससी करने की इच्छा थी फिजिक्स में, फिर इनके कहने से मैंने ज़बरदस्ती बीएड करी। फिर भी बीएड में कोई इंटरेस्ट था नहीं। मैंने कहा एक बार तो अपने को नौकरी लगना है ज़रूर ज़रूर, क्योंकि भाई साहब ने बहुत लेट कर दी थी नौकरी लगने में। मैंने कहा मैं लेट नहीं करूँगा।
तो सब कह रहे थे कि भर्ती, इतनी बड़ी भर्ती आई है, इतनी बड़ी भर्ती आई है, तू रीट क्यों नहीं कर रहा। कई कई अब भाई साहब के साथ में कोई शिक्षा विभाग के कई अधिकारी वगैरह कि भाई साहब क्या करते हैं छोटे वाले कि वो तो पटवारी कर रहा है। पटवारी क्यों कर रहा है जब भी इतनी बड़ी भर्ती आई है रीट की। आखिरकार क्या है, मुझे वो पटवारी की भर्ती छोड़नी पड़ी क्योंकि पेपर आगे चला गया उसका। अंत समय तक मैंने छोड़ा नहीं कि अंत समय हम छोड़ देते हैं, प्रयास थोड़ा सी बाकी रहता है और हम छोड़ देते हैं। मैंने छोड़ा नहीं, भर्ती आगे चला गया, अब कोई आगे पता है नहीं। तो फिर मैंने क्या है कि रीट में लगा। 5.5 महीने में पूरा और प्रयास करके 5.5 महीने में मेरे सिलेक्शन के नंबर रीट में हो गए थे साइंस मैथ से। पर फिर वही विवादों में भर्तियाँ, मैं हो गया बीमार, डेंगू हो गया। लगभग ये नवंबर की बात है कि 19 नवंबर को मेरा प्लेटलेट ठीक हुआ था और 30 नवंबर को मैं यहाँ की बस पकड़ ली थी मैंने। एक दिन पहले मेरे को सांस की तकलीफ हो गई कि बाहर जाना, बाहर कभी रहे नहीं, सांस ऐसे आने लगा, अरे बाहर रहना पड़ेगा, क्या हो गया। तो डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर, मैंने कहा मेरा देखो ये ऑक्सीजन देखो। उन्होंने कहा कि 96 तो तेरी है, तो मेरी ऑक्सीजन लगा गया। तो ऐसे करके मैं हिम्मत करके यहाँ आया। इम्यूनिटी बिल्कुल नहीं थी क्योंकि कोरोना के समय जिनको उस समय डेंगू हुआ था बहुत खतरनाक हुआ था, जैसे बता रहे हैं जो। तो 1 दिसंबर को यहाँ मैंने क्लास ज्वाइन किया। जलवायु विज्ञान हो चुकी थी, समुद्र विज्ञान अंतिम छोर पर थी एकदम, परवाल भित्तियाँ वगैरह वो चल रहा था। और 14 अप्रैल को अपना बैच समाप्त हो गया था। लगभग अपने 4.5 महीने यहाँ रहा था। बीच में 10-1 दिन दिक्कत रही क्योंकि कोरोना ज़्यादा हो गया था। तो और 15-16 अक्टूबर को एग्ज़ाम था। यानी कि मैं लगभग 10.5 महीनों की बात करूँ, 10.5 महीने से पहले मैं विज्ञान का विद्यार्थी था। उससे पहले आर्ट्स कुछ भी नहीं। फर्स्ट पेपर मेरा तैयार था क्योंकि मैंने पटवारी इतना 12-13 तरह के सब्जेक्ट होते हैं तो वो मैंने पढ़ लिए थे। फर्स्ट पेपर मेरा तैयार था। यहाँ आने के बाद गुरुजी ने एक बात कही, कोई बात नहीं, जैसे भी आए हो अब यहाँ आ गए तो निश्चित रूप से आप कुछ करके ही जाओगे। तो मुझे विश्वास थोड़ा सा पहले तो हुआ, बाद में गुरुजी के सामने बता रहा हूँ, मैं क्या है खुली बात करता हूँ। अब गुरुजी की क्या है कि गुरुजी भी खुला बोलते हैं। तो मुझे क्या है कि धीरे धीरे गुरुजी पर विश्वास कम होने लग गया। इन्होंने कहा हकीकत, मैं हकीकत बता रहा हूँ, एकदम हकीकत बता रहा हूँ। तो क्या है कि कई बार क्या है कि ऐसे कोई प्रश्न करते तो गुरुजी के मन को नहीं आवे, क्या मन को नहीं आवे। तो मैं सोचता कि यार ऐसे कैसे शिक्षक है भाई, उनको आराम से जवाब देना चाहिए। पर वास्तव में यही सही था, जवाब सर का सही था क्योंकि इनको पता है, इनको ज़्यादा पता, गुरु को ज़्यादा पता होता है कि कौन सी काम की चीज़ है, कौन सी नहीं है काम की। तो उन्होंने कहा कि ये नोट्स है रट लो और एनसीईआरटी है इसको रट लो। मैं कुछ एडवांस और करना चाहता था। मैंने कहा बिल्कुल, मैं हकीकत बता रहा हूँ। मैंने कहा मैं छोटी जगह देख कर आया था। मैंने कहा नौहर बता रहे हैं कि गांव सा है। तो मैंने कहा 15-20 से ज़्यादा बच्चे होंगे नहीं। 35 एक तो बाहर ही निकले, मैं बाहर वेट करा तो 35 से तो पहले ही आ गए थे बाहर। अंदर आए तो पूरा एकदम भीड़ बहुत ज़्यादा थी। मैंने कहा तो बहुत बड़ी संख्या है। इतना तो अनुमान भी नहीं था। तो ऐसे करके छोटी जगह सोच के आया था। तो गुरुजी ने कहा आप एनसीईआरटी करो और ये कर लो। मैंने कहा कंपटीशन इतना ज़्यादा है तो सभी इतना पढ़ रहे हैं, गुरुजी तो सबको समान पढ़ा रहे हैं, मुझे कुछ और एडवांस करना पड़ेगा। तो मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी और अच्छे लेवल की जो मुश्किल से मुश्किल पेपर बनाती है, तो मैं उस टेस्ट सीरीज के चक्कर में पड़ गया बीकानेर जाकर के। और मैं बहुत मेहनत करता, पर फ़ायदा ये रहा मैंने कभी भी गुरुजी के नोट्स नहीं छोड़े। वो कुछ भी देते टॉपिक, ये पढ़ना है वो पढ़ना है, मैं पढ़ता उसको नोट्स में से ही, क्योंकि इसके अलावा मुझे खुद को ही नहीं आता। मेरे को खुद को ही नहीं आता नोट्स के अलावा, नोट्स और एनसीईआरटी के अलावा मुझे कुछ नहीं आता। तो मैं नोट्स ही पढ़ता, नंबर मेरे नहीं आ रहे थे। नंबर में दिनों दिन लगातार कमजोरी होते जा रहे थे। वो कह रहे कि नहीं तेरी रैंक बन रही है। मैंने कहा रैंक से क्या करूं, मुझे पता है मेरे 70 क्वेश्चन ही ठीक हो रहे हैं। शुरुआत में 85 हुए, 100 से 1-2 बार ही पार हुए,
मैं सोचता हूँ कि 120 तो मेरे होने ही चाहिए, साइकोलॉजी जियोग्राफी दोनों मिला करके। और ये जब टेस्ट सीरीज है आरपीएससी तो और हो सकता है मुश्किल देगी, पर पार पड़ी नहीं। फर्स्ट पेपर में तो मैं बहुत बढ़िया बढ़िया रैंक निकालता 1000-1200 में से, तो फर्स्ट पेपर मेरे को टेंशन नहीं थी। तो आखिरकार हुआ क्या है कि मैं सब्जेक्ट के प्रति मैं ये कारण नहीं, गुरु जी के प्रति श्रद्धा रखने कम रखने के प्रति मुझे इसका नुकसान हुआ कि जब मैं पेपर देने जा रहा था तो फर्स्ट पेपर मेरा खराब हुआ, जिसमें मेरे बहुत अच्छे लेवल की कोचिंग में ये टेस्ट सीरीज में मेरे 55 क्वेश्चन ठीक हो रहे थे फर्स्ट पेपर के अंदर, क्योंकि मैं साइंस मैथ का हूँ तो इंग्लिश भी मेरी ठीक थी। मुझे पढ़ना गया था, मुझे हिस्ट्री भी मैंने लगभग पढ़ ली थी पटवारी के अंदर, और साइंस मैंने पढ़ी नहीं थी। मैंने कहा साइंस तो ऐसे ही कर दूंगा मैं ऐसे करके 55 जो मैं ठीक कर रहा था, तो मैंने कहा 110 क्वेश्चन वो, और इसमें लगभग मैं 115-120 कर दूंगा, इतना मान के चल रहा था। और कोई बात नहीं, फर्स्ट पेपर मेरा खराब हुआ। जिस दिन कई बार होता है ना कि हमारी तैयारी हो नहीं पाती, नींद नहीं आती कि कुछ पढ़ा नहीं, ये रह गया वो रह गया। फर्स्ट पेपर मैंने सब पढ़ लिया था, कुछ भी नहीं छोड़ा, हर प्रकार के नोट्स, उसके प्रैक्टिस सेट, छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव सब निकाल लिए थे, यानी पूरी तैयारी थी एकदम, सुबह आक्रमण के लिए तैयार हैं। पर मुझे टेंशन हो रही थी अगले दिन पेपर की, जियोग्राफी के पेपर, क्योंकि उसमें मेरे नंबर नहीं आ रहे थे। तो मैं वो देख के आया, मेरा फर्स्ट पेपर खराब हुआ तो मैं और क्या है कि डिप्रेशन में थोड़ा चला गया। अब गुरु जी से बातचीत हुई, गुरु जी कोई नहीं है जो बात, गुरु जी ने यही कहा 30 तो रह जाएंगे। मैंने कहा 30 तो क्यों नहीं रहेंगे, मतलब गुरु जी तो सीधी खुली बात करते हैं। मैंने कहा 30 तो नहीं गुरु जी, मैं उम्मीद बहुत मन में सोचूं, मैं ये क्यों कहूँ कि मैं 55 ठीक कर रहा था पहले 30 तो बहुत पीछे है। तो सेकंड पेपर में मेरी हालत ये पागल जैसी हो गई थी। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, अब तू है ना थोड़ा पीजी वाला पढ़ ली, क्योंकि आजकल पीजी वाले बाकी पेपर सब्जेक्ट में देख रहे पीजी का पार्ट्स बहुत आ रहा है। तो 25 क्वेश्चन आज थे, पहले तो स्ट्रेटजी के हिसाब से तो गुरुजी ने बताया था कि 10 ही आते हैं, अब 25 हो गए। मैंने कहा मरवा दिया, पहले ही टेंशन में और टेंशन में आ गए, अब क्या पढ़ूँ क्या नहीं। मेरे वो नोट्स इतने बने हुए थे कि मुझे रिवीजन करना है, ये कोचिंग सेंटर के ये सारे क्वेश्चन, वो ठीक है मेरे से रिवीजन हुए नहीं, अच्छा रहा टाइम भी बच गया और होते भी नहीं मेरे से। वो रात को पागलों जैसी हालत हो गई, सुबह एनसीईआरटी देखूँ नींद नहीं आई। भाई एक्यूप्रेशर का काम करता है, मैंने एक्यूप्रेशर कर करके उसने मेरे को सुलाया, इतनी हालत ख़राब हो गई थी। फिर सुबह उठा, मैंने कहा नहीं मानव भूगोल का वो एक सारणी पढ़नी है, अन्वेषण विवरण वगैरह ऐसा कुछ दे रखा है यार, वो फिर देखा, फिर आखिरकार छोड़ दिया। भाई ने कहा तू अब कुछ जो भी है वो ठीक है, छोड़ दिया। ईश्वर कृपा। जब मैं जा रहा था पेपर देने, बाइक के पीछे बैठा था, आंसू आ रहे थे, क्योंकि सोचने लगता है भाई मिडिल क्लास अब क्या होगा, भर्ती वापस कब आएगी, 5 वर्षीय योजना है। पेपर में बैठने के बाद इतना माहौल हुआ कि ईश्वर कृपा रही, गुरु कृपा रही, आशीर्वाद रहा कि अपने को सब आता है, सब कुछ आता है। पहले पेपर के अंदर टाइम भी कम रह गया था, मैंने 1.5 घंटे के अंदर एक बार पेपर पूरा देख लिया था, फिर अगले आधे घंटे के बाद फिर देख लिया था। अब एक प्रश्न क्या है कि मुझे वो परेशान कर रहा था, परेशान क्या, इसका उत्तर नहीं निकल रहा था। अब मेरे पास समय पड़ा था, मैंने आधे घंटे में उसका उत्तर निकाला है, वो गणना वाला था कोई, तो आखिरकार उसका उत्तर जैसे ही समाप्त हुआ मेरा पेपर पूरा हो गया। सियापति रामचंद्र की जय, बाहर निकलते एकदम। उसके बाद भी डबल का रिजल्ट आ गया, 264 कट ऑफ गई थी डबल की, और 200 शुरुआत में जब मिलाया था मैंने, गुरुजी ने कहा पेपर मिला, तो मैंने बीच में छोड़ दिया, क्योंकि ऐसे इजी प्रश्न थे। सर ने कहा था, बहुत चेताया था कि मुश्किल को तो आप क्या बहुत आराम से पढ़ लोगे, ध्यान से पढ़ लोगे, तो अपनी भाषा में कहते इस भाषा कि वो रगड़ देगोगे, छोटो सो के क्वेश्चन को सोरो दिखे ना वो रगड़े ज़्यादा है क्या। तो ऐसा ही हुआ कि 3-4 ऐसे प्रश्न जो इजी गलत हो गए, तो मुझे तो था कि अब तो होना ही नहीं है, मैंने बीच में ही छोड़ दिया, पेपर मिलाया ही नहीं। फिर उसके 15-20 दिन बाद मैंने उसको मिलाया, तो 268 मेरे हुए, 264 कट ऑफ हुई। उनका डबल तो हो गया पर कोई मतलब है नहीं। पर जब ऑफिशियल आंसर की आई, उसमें क्या है कि ऑफिशियल तो ऑथेंटिक तो इसी को मानेंगे, तो 280 मेरे उसमें बने। जब रिजल्ट आया तो मैं तो कहीं भोजन करने गया हुआ था, तो भाई साहब का फ़ोन आया
कि रिजल्ट आ गया। पता नहीं, मैसेज बजा तो था, मैंने देखा नहीं, रास्ते में था। कितने नंबर थे? मैंने कहा 280। कट ऑफ तो 286 गई है। मैंने कहा रह गया। अल्लाह, सारा वो एकदम पूरा चक्कर घूम जाता है कि क्या क्या वापस लगना पड़ेगा, नौर जाना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। बयाना था मुझे इस तरह से था पर अब पढ़ने जाना पड़ेगा, क्योंकि घर से बाहर कभी रहे ना तो मुश्किल लगता है थोड़ा तो ऐसे करके फिर कहा कि तेरे रोल नंबर है इसके अंदर। अब मैं क्या है हंसूं को रहूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो किसी कार्यक्रम में गया हुआ था, बहुत बड़ा कार्यक्रम था नहीं, कोई कोना ढूंढ लो, कोना भी था नहीं, बहुत धीरे धीरे बोल रहा था। मैंने फिर भाई ने मिलान किया, मैंने मिलान किया, एक एक डिजिट बहुत आराम से बच्चों की तरह मिलाए रोल नंबर। सर को फ़ोन किया, उठाया नहीं, फिर दोबारा फ़ोन किया, सर बीमार थे। मैंने कहा सर मेरे नंबर तो इतने है ही नहीं, और इसके अंदर रोल नंबर है मेरे। मैंने कहा रोल नंबर है ना, बस और क्या देखना है, बस ठीक है, छोड़ दिया हो गया, बस ठीक है तो ये रहा। और उससे उससे पहले सबसे पहला मेरा रिजल्ट यही रहा। एग्ज़ाम से ठीक पहले एक दिन पहले नेट का एग्ज़ाम था। तो नेट का एग्ज़ाम इसलिए मैं देने गया था, अपने क्या कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नेट सने का नेट ना तेरे ऐसे निकल जाएगी क्या, और वास्तव में ऐसे ही निकली। तो पहला मैं जब एग्ज़ाम देने गया तो नेट मेरी हुई नहीं, क्योंकि इतना दिमाग ख़राब हो गया। जिसके क्या है कि मोटिवेशन मिलना था, मोटिवेशन डाउन हो गया। वो पीडीएफ भी क्या पूरी खुल नहीं रही थी, वो भी समस्या थी, और बहुत ऐसे पेपर मेरे को टफ लगा, टॉर्चर हो गया पूरा। तो वो नेट मेरा हुआ नहीं। दूसरी बार जब एग्ज़ाम का पेपर दिया, और मैंने कह दिया था नेट तो मेरी हो रखी है, कहाँ मिला है क्या, मुझे मिलाना आता नहीं, और मिलाने की ज़रूरत भी नहीं मेरे को, इतना कॉन्फिडेंस था। भाई साहब ने कहा थर्ड ग्रेड का है, देखो भर्ती बहुत कम आती है, तू थर्ड ग्रेड की तैयारी कर। मेरा मन ही नहीं लग रहा था थर्ड ग्रेड पढ़ने के लिए। वो कौन पढ़े जीके, कौन पढ़े मैथ साइंस, बराबर रीट की भर्ती भी थी। तो केंद्रीय विद्यालय मैंने भर रखा था, तो केंद्रीय विद्यालय में वो छोड़ करके मैं केंद्रीय विद्यालय पढ़ने लग गया। और केंद्रीय विद्यालय मेरे को कॉन्फिडेंस यही था कि लगभग क्या है कि उसमें एनसीईआरटी ही आई थी सारी। हालांकि वो थोड़ी मैंने ही गलतियां करी, बाकी उसमें भी इतने अच्छे नंबर थे। उसमें कॉन्फिडेंस था कि इसमें तो हो गया, इंटरव्यू कॉल तो श्योर है, और इंटरव्यू कॉल हुआ भी था। पर बताते हैं कि केवी का रिजल्ट बहुत लेट आया था, विवादों में रही थी केवी, कहीं कहीं पेपर दोबारा भी हुए थे, लीक हुए थे। जनरल कट ऑफ से 8-9 नंबर ऊपर थे, पर क्या है कि ओबीसी कट ऑफ ही इतनी ज़्यादा ऊपर गई थी। फिर भी क्या है कि ये रहा कि 1 नंबर से मैं ऊपर था, मेरा इंटरव्यू कॉल हो गया। मैंने कहीं कह रखा था मैं इंटरव्यू तो दे के आऊँगा, तो वो थोड़ी बात रह गई मेरी तो केवीएस का देकर आया, सेट का आया था, तो सेट भी मैं ऐसे निकाल के आया, पर गुरु जी का आशीर्वाद ही रहा। उसमें भी मैंने ये कहा कितनी भी कट ऑफ जाए सेट मेरा होना है, क्योंकि पिछला पेपर नंबर आए थे नेट के कि 75 क्वेश्चन हुए थे, तो मैं क्या है कि 7-8 नंबर से रहा था। तो मैंने कहा इसमें 103-4 ठीक हो रहे मेरे, ज़्यादा ही थे, मतलब 100+ थे, इतना मुझे पता है। पर उसमें भी क्या है कि 1% से ही मेरा क्या सेट क्लियर हो गया। ऐसे करके नेट सेटर और फिर फर्स्ट ग्रेड में बन ही गया, और 372 ऐसी रैंक बनी थी मेरी। स्ट्रेटेजी ये रही, फर्स्ट पेपर में बताया दिया कि मेरी बाकी चीज़ें तैयार थी। मैनेजमेंट की मैंने 3 दिन की एक कोचिंग ले ली थी, यहाँ भी लगी थी पर मैं यहाँ से चला गया था। तो मैनेजमेंट की 3 दिन कोचिंग ली थी। साइकोलॉजी मेरी रीट की पढ़ी हुई काम आ गई। यहाँ मैं जब पढ़ रहा था तो साइकोलॉजी साथ साथ में पढ़ ही रहा था, लगातार नोट्स बना रहा था। और हिस्ट्री की वो जो गुरुजी ने किताब बताई थी वो किताब पढ़ रहा था। और एक गाइड है उसकी फर्स्ट पेपर की, उसमें क्या है कि मैथ रीजनिंग थोड़ा देख ली, एक बार क्वालिटी उसमें से देख ली। करंट जो क्रोनोलॉजी वगैरह होती है वो लगातार बढ़ रहा था। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी। कमी ये रही कि टेस्ट सीरीज अगर यहाँ की उस समय होती, यहाँ पर शुरू करी भी थी साथियों ने, पर मैं क्या है वो ऑनलाइन वगैरह थी तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था मेरा पढ़ने का तरीका ये था कि गुरुजी ने बता दिया था कि जो तैयार करना है वो आज कर लेना है। तो मैं यहाँ से मेरी लिखने की स्पीड कम थी थोड़ी सी। पहली तो यूनिट मैंने क्या है लिख ली थी। गुरुजी क्या है कि शुरुआत में बड़ा आराम से चल रहे थे,
बाद में थोड़ी जैसे गति बढ़ गई कि गुरुजी ने कहा कि मैंने क्या है कि वो सूत्र वगैरह ज़्यादा बना दिया था, ज़्यादा कर ली, तो बाद में कि थोड़ा क्या है कि थोड़ी गति बढ़ी तो क्या है मैं लिख नहीं पाता था, तो मैं क्या रफ में ही लिखता। फिर पीजी में जा कर के मैं उसको पहले पढ़ता और लिखता, फेयर आउट करता, व्यवस्थित लिखता, और सुबह मैं क्या उसको याद कर लेता। दिन में रिवीजन मतलब 3-4 बार मैं एक उसी दिन ही कर लेता। जैसे आज अभी पढ़ा है, घर जा कर के जैसे पीजी में जा कर के उसको लिख लिया। कुछ क्या है उससे रिलेटेड एनसीईआरटी में होता तो वो भी मैं वहीं नोट कर लेता, और साथ साथ में क्या एनसीईआरटी का पढ़ते रहना, तो मैं क्या है कि एनसीईआरटी के 2-3 पेज रोज पढ़ते रहता। गुरुजी के नोट्स, एनसीईआरटी और एक अपने जो ऑब्जेक्टिव वगैरह थे, ऑब्जेक्टिव की बात बताई थी अरिहंत वगैरह की, तो उसके अलावा मैंने पुराने पेपर है, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। गुरुजी ने कहा था एक बार क्लास में, कह रहे थे कि कोई कहते हैं कि एटलस वगैरह की बात थी। गुरुजी क्या, मेरे को भी आज तक एटलस क्या होता है ज़्यादा मेरे को नहीं आता, और मुझे अभी जिस स्कूल में हूँ वहाँ पर मुझे लाइब्रेरी का प्रभार दिया, तब मैंने कोई एटलस मेरे सामने, तब मैंने एटलस देखी है। हकीकत बात है, मैंने चलो एटलस ऐसा होता है, पर मुझे कोई जरूरत। कहा कि आपने जियोग्राफी की पढ़ी है कि ये नक्शे से नहीं पढ़ी क्या? मैं कहा नक्शे से पढ़ी नहीं, गुरुजी ने जैसा नक्शा बनाना सिखाया हमने वैसे ही बनाना सीखा है। और आज मैं जियोग्राफी का लेक्चरर हूँ आप सबके सामने। और अब आपके कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ, सिलेबस देखो, जैसे यहाँ जितना कराया था उसमें तो ये था कि एक बार में कवर कर लूँ सारा, जितना पढ़े 2-3 बार तो यही हो जाता था। बाद में जाते ही मैंने क्या किया है कि लिख करके एक बार मुझे 3 महीने पूरे लग गए थे। पूरा सिलेबस मैंने रफ में लिख करके, क्योंकि जो चीज़ हम लिखते हैं ना उसमें थोड़ा हम ठहरा होता है हमारा, पढ़ दे तो फटाफट पढ़ लिया, हमें आता है ऐसे ही होता है, ये तो आता है। लिखते हैं ना तो वहाँ हम थोड़ा सा ठहरते हैं, तो मुझे समय लगा क्योंकि लिखने की स्पीड भी थी नहीं, तो मुझे बहुत दोहरा लगता लिखना। तो मैंने पूरे सिलेबस को A to Z, एक सूत्र को, ये सब मैंने लिखा, पूरा सिलेबस वो पूरा लिख करके उसके बाद मैंने क्या है कि अलग अलग पार्टीशन बना लिए कि मुझे क्या है कि जलवायु विज्ञान पढ़ना है, समुद्र पढ़ना है, 2-2 यूनिट साथ में ले ली, और बाकी फर्स्ट पेपर पढ़ना है, साइकोलॉजी पढ़नी है। ऐसे मैं क्या पार्टीशन के अंदर पढ़ता बाद में, यानी कि 2 पार्ट ले लिए सब्जेक्ट के और 1 पार्ट ले लिया सब्जेक्ट की प्रैक्टिस का, 3 पार्ट ले लिए। और कभी क्या है कि वो तीसरा पार्ट ना लेकर के उसके साथ एनसीईआरटी ले ली, 3 पार्ट सब्जेक्ट के हो गए। एक साइकोलॉजी का पार्ट गया, साइकोलॉजी बहुत बड़ा पार्ट था क्योंकि उसमें 30% आने की संभावना थी, पर आए 20-22 थे बाद में। तो और बाकी क्या है कि मैं 2-1 पार्ट में, मैं 4-5 पार्ट में ऐसे में पढ़ता था फर्स्ट पेपर। बाकी चीज़ें फर्स्ट पेपर मेरे को, हाँ अब घंटे क्या है बस भाई सुबह उठने के बाद रात को सोने तक पढ़ाई थी और कुछ नहीं। मैं 3:30 उठ जाता था यहाँ से जाने के बाद, 3:30 पढ़ता नहीं था मैं, पढ़ने 6 बजे लगता था। मैं थोड़ा पूजा पाठी टाइप का आदमी योग व्यायाम करके पूरी ऊर्जा लेकर के सकारात्मक एकदम मंदिर जा कर के फिर मैं लाइब्रेरी जाता, लगभग 5:30-5 ऐसे मैं ही खोलता लाइब्रेरी, पहले उसकी सफाई करता, उसके बाद लगभग मैं 5:45-6 पढ़ने लगता। जब तक सारी दुनिया आती पढ़ने तब तक मैं 3-1 घंटे की पढ़ाई करके 11 बजे मैं लाइब्रेरी के पास में कोई दूसरा कमरा था, वहाँ क्या है कि आधा-पौने घंटे सोने चला जाता है। फिर उठ करके सबको लगता है तो नींद लेता है, फिर घंटा-1.5 घंटा फिर पढ़ के फिर खाना बैठ जाता। ऐसे करके मैं क्या है कि 3-4 घंटे ऐसे सेट बना करके पढ़ता था। और शाम को हाँ नुकसान ये रहे कि वहाँ कोई अनुभवी आदमी नहीं था। अनुभवी जैसा है कि ऐसा लगता है कि मुश्किल से मुश्किल प्रश्न है ना तो सबको लगता है कि यही आएगा। वास्तव में पेपर की क्या है कि एक रणनीति होती है। अधिकतर प्रश्न ऐसे होते हैं कि 50% प्रश्न कि हर कोई सामान्य से पढ़ के जाएगा वो कर पाएगा। भाई कोई होता ना कि
मैं तो पढ़ के ही नहीं गया था, फिर भी कर दिया। अगर पढ़ता तो पता नहीं क्या कर देता, वो नहीं कर पाता। तो यही होता है, मुश्किल से मुश्किल प्रश्न डालना। पेपर वास्तव में साइकोलॉजिकली सेट किया जाता है कि उससे गलती करवानी कहाँ पर है। इस तरह से गुरुजी आपका टेस्ट लेंगे तो इस प्रकार की गलतियां आपसे करवाएंगे, अधिकतर बता देते हैं। वो इतने स्टार लगवाएंगे कि देखो यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये स्टार सारे, तो वो स्टार अपने एकदम माला के मोती है, उसको एकदम मोती की तरह बना लेना है। तो ये यही था। वास्तव में मेरे को वास्तव में यही था कि गुरु जब ये जलवायु प्रदेश आते हैं लास्ट में, जब क्या मुझे किसी ने कह दिया कि हमें तो क्या है कि जलवायु प्रदेश पहली यूनिट में 2 महीने लगा दिए मैं, और आपको तो क्या है कि 3-4 दिन में सारा जलवायु प्रदेश करा दिया। तो मेरे को वो टेंशन हो गई। अब मैंने गुरुजी बात की, मैंने कहा ये समझ नहीं आ रहा है भाई, फीस भी दे रहे हैं, ऐसी थोड़ी बात है भाई। पर कृपा ये रही, बाद में क्या है कि वो हट भी गया सिलेबस के अंदर जलवायु प्रदेश से ऐसे करके, और वो अच्छा कर लिया था हमने। और गुरुजी के नोट्स की खास बात ये है कि एकदम क्रीम क्रीम है, और उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। हम बाकी चीज़ें छोड़ सोचते ना कि इतना सारा बाकी लोग इतनी बड़ी बड़ी किताब पढ़ते हैं, ये माजिद हुसैन, सविंदर सिंह, उन सबका निचोड़ पेपर में एकदम वही की वही बातें छपके आती है। अब किसी को कहना कि हमें पेपर, गुरुजी पहले कहते थे कि मैं कह रहा हूँ कि 80% पेपर, मैं बता रहा पेपर आउट है, पुराने प्रश्न कर लो, एनसीईआरटी और नोट्स कर लो, घोट दियो। और वास्तव में वो सही बात है एकदम। भाई मैंने कोर्स प्रयास किया था ना, मैंने कहा एडवांस करना है मेरे को कुछ, गुरुजी तो एडवांस इसलिए था कि मेरी रणनीति कुछ और थी, रैंक निकालने की थी। पर रैंक का सोचा तो क्या है कि मैं लास्ट में जाके अटक गया गुरुजी की कृपा से। वो कृपा रही, तो ये चीज थी। बिल्कुल निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि मैं पेपर दूं ना, मुझे अब इतना विश्वास है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भी मैंने दिया था, तो मैंने पूछा गुरुजी कितनी कट ऑफ रहती है, कट ऑफ का क्यों सोचता है, तू बस मेहनत कर। और मुझे क्या थोड़ी परिस्थितियाँ गड़बड़ हो गई, गुरुजी से को अवगत भी कराया था, फिर भी क्या है उन्हीं परिस्थितियों के अंदर मेरा ठीक ठाक सिलेक्शन तो शायद नहीं होगा, और 99% मैं ही कह रहा हूँ कि नहीं होगा। हो सकता है 1% ईश्वर के पास है, गुरु के पास है, सब हो जाए, पर अपने को पता होना चाहिए। देखो भ्रम में नहीं जीना। पर मुझे पता है कि अगर थोड़ी सी स्थितियाँ और अनुकूल होती, अगर जो मैंने एक्स्ट्रा जो पढ़ा था पीजी का पार्ट वगैरह, अलग कोई मैंने कोर्स वगैरह लिया था कोई ऑनलाइन ऐसे देख करके यूट्यूब पर, तो अगर गुरुजी का मुझे विश्वास है कि गुरुजी का मैटर मिल जाता मुझे, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का, मैं श्योर एकदम निकाल दूं, और मैं गारंटी से कह दूं मैं निकालूंगा। गुरुजी वो ऐप डाउनलोड किया था, अभी तो वो क्लासें वगैरह उसमें अभी तक है नहीं, तो निश्चित रूप से अगर मुझे ऑनलाइन नहीं होगा तो मैं ऑफलाइन लेकर के यहाँ लूँगा, और गुरु जी की कृपा से असिस्टेंट प्रोफेसर मैं निकालूंगा एकदम। इतना विश्वास है मुझे गुरु जी के नोट्स पर। अभी एक मैं अपनी तरफ से एक बात कहना चाहता हूँ कि देखो हम जब तैयारी करते हैं ना, तो आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, आप एक अच्छा चेहरा बनने वाले समाज के अंदर, आपकी सोच है ना आपकी बहुत बड़ी होनी चाहिए। आप जिस गांव में जाओगे, जिस स्कूल में जाओगे, तो आपकी विस्तृत सोच आपको, देखो व्यवहार इंसान को बहुत आगे तक ले जाता है। आज मैं लगाऊं, कल आप भी लग जाएंगे। तो किसी को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये नहीं लग सकता, या मैं इसकी सहायता नहीं करूं, या इसको बता दे तो ये मेरे से आगे निकल जाएगा। ये सब भ्रम है, सब अपने भाग्य का खाते हैं। इसलिए व्यवहार आजीवन रहेगा। व्यवहार मेरा गुरुजी के साथ अच्छा है तो गुरुजी मेरे पर स्नेह रखेंगे। भले मैं क्या है कि खूब सारे लोग पहले आ गए थे, और मुझे था कि मुझे जाना है, पर परिस्थिति नहीं बन पा रही थी। तो व्यवहार हमेशा किसी से भी हो, आपके भाई बंधु जो भी हैं, तो व्यवहार समाज के अंदर, चाहे अपना पड़ोसी हो चाहे अपना शत्रु भी हो, व्यवहार अपना बहुत सहजता से होना चाहिए। अपना साथी है तो क्या हो जाएगा, अगर वो क्या है कि आपके साथ पढ़ लेगा, तो बहुत थोड़ा ग्रुप स्टडी से पढ़ते हैं ना, आसपास में चर्चा करके डिस्कस करके,
सुना हुआ बहुत याद रहता है। हमारे तो क्या शिक्षा पद्धति इस प्रकार की हो गई कि हम क्या रट्टू तोते बन गए। नहीं तो यही आप आंखें बंद करके और गुरुजी आपको सुने ना, वो चीज़ आपके बोलेंगे, गुरुजी आपके एकदम मस्तिष्क में बोलेंगे जब परीक्षा हॉल के अंदर, वैसे भी बोलेंगे आपके वो सूत्र जो गुरुजी आपको रटाएंगे खूब सारे, वो सूत्र सारे बोलने वाले हैं आपकी परीक्षा के अंदर अपना आप ही। प्रश्न आपको नहीं है, समझ नहीं आएगा, पर वो क्या सूत्र बता देगा कि ये होगा कि नहीं होगा। इस प्रकार के सूत्रों से आपका तालमेल बैठने वाला है। तो अपना व्यवहार बहुत सहज होना चाहिए, संकीर्ण मानसिकता नहीं होनी चाहिए। विस्तृत मानसिकता होगी ना, भले ही हम अध्यापक बने नहीं बने, लेक्चरर बने नहीं बने, पर एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। अच्छा इंसान बनेंगे ना तो हमेशा जहाँ कहीं कार्य क्षेत्र में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो याद करेंगे लोग। नहीं तो क्या है कि वो कुछ नहीं, ठीक है लग गया होगा, खूब सारे लोग पैसा खूब होता है लग जाते हैं, पर उनका व्यवहार नहीं होता तो दुनिया उनको याद नहीं करती। वो एक कहावत है कि बुझे बल्ब की तरह हो जाता है रिटायर्ड व्यक्ति, तो वैसा नहीं होना चाहिए, व्यवहार आजीवन याद रहता है। तो ये आप आग्रह है भावी व्याख्याताओं के लिए मेरा। साइकोलॉजी प्रभात से ही पढ़ी थी मैंने, और बहुत सारी अच्छी अच्छी किताब आएंगी, पर उसके अलावा आपको पढ़ना नहीं है, उसके नोट्स बना लीजिए। उसके क्या है कि जो जो किताब उसमें भी क्या है कि खूब सारी चीज़ें हैं, लगभग तो सार ही है उसमें। उसमें भी क्या है मैंने नोट्स बना लिए थे। नोट्स मैंने अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से बना लिए थे कि मैंने एक यूनिट को 5, 6, 7, 8 पेज, कोई बड़ी यूनिट तो 8 पेज छोटे छोटे लिख करके, मुझे लगे कि सारी साइकोलॉजी ये एक यूनिट है 6 पेज की है, तो सारी साइकोलॉजी लगभग 20-22 पेज की हो गई। तो ये लगे कि साइकोलॉजी छोटी सी, हालांकि उस एक पेज के अंदर खूब सारा मसाला हो जाता है। तो ऐसे करके और प्रश्न निकालिए। और आजकल साइकोलॉजी का पैटर्न थोड़ा सा अच्छा हो गया है, अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं, तो साइकोलॉजी को समझ करके पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो पहले रटना नहीं, पहले की तरह कि वो प्रश्न हमेशा रिपीट होते हैं, होंगे तो कोई एक दो हो जाएंगे। पिछला जो पेपर आया है तो उसमें थोड़ा सा अच्छे प्रश्न आए हैं, बाकी प्रभात वाली पर्याप्त है एकदम। मेरा मोटिवेशन देखो ऐसा है, मेरा क्या, मैं सभी का बता देता हूँ सबका मोटिवेशन। हमारे सब अलग अलग कहते होंगे, कहने की बात हो सकता है उनके लिए होगा। अपना मोटिवेशन होता है अपनी जिम्मेदारियां, और सबसे बड़ा है अपने माँ बाप। भाई उन्होंने जो मेहनत करी है, और सारा तो विस्तृत क्या बताए, सबकी देखो अलग अलग परिस्थितियाँ होती है। हो सकता है आप में से संपन्न माँ बाप के होंगे, खूब सारे हो सकता है कि नहीं होंगे। तो हमारे मोटिवेशन वही होता है, सबका अलग अलग मोटिवेशन होता है। तो मोटिवेशन मेरा माँ बाप ही थे और गुरु जी सब होता ही है। सब प्रेरणा देखो हमारे, मैंने कहा ना अच्छा अपना व्यवहार होता है ना, पूरा वातावरण अपने को सहयोग करता है कि नहीं ये बंदा लगना चाहिए, नहीं ये व्यक्ति लगना चाहिए, मेहनत कर रहा है, अच्छा लड़का है, अच्छी लड़की है, जैसा भी है। तो अच्छा व्यवहार हमेशा काम आता है। भूलने की समझ है। देखो नहीं, सबके साथ ही होता है भाई। आज भी मैं जैसे गुरुजी को मैंने फ़ोन किया, गुरुजी लेक्चरर लग तो गए, अब मैं पढ़ाऊंगा कैसे। मैंने ईमानदारी से मैंने फ़ोन किया, पूछ लेना मेरे गुरुजी से कि कौन बात पढ़ाते पढ़ा आ जाएंगी क्या। मैंने कहा चलो आज, मैंने बहुत जनों को ऐसे किया, मैंने कहा कैसे पढ़ूंगा और कैसे नहीं। आज भी मेरे को पढ़ाने में समस्या आती है। मैं 12वीं तो बहुत अच्छे से पढ़ा लेता हूँ, पर 11वीं क्या है कि पहली बात तो 11वीं का लेवल थोड़ा अच्छा है वास्तव में। और अपने क्या है कि 11वीं का पार्टीशन ज़्यादा आएगा अपने लेक्चरर के अंदर भी। उसमें क्या है बच्चों को, और सरकारी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए थोड़ा क्या मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहले तो जैसे उस स्कूल में लेक्चरर था ही नहीं ज्योग्राफी का, 10वीं के बाद सीधा उन्होंने ऑप्शनल के रूप में ले लिया। अब उसकी क्या है कि भाषा इतनी क्लिष्ट है, अपने को कई बार समझ पड़े ये शब्द उनको समझाएंगे कैसे। जैसे बच्चों क्या है कि पहले तो उनको बताएं कटक होती है ऐसे,
अब बच्चे कहते कटक क्या होती है? उनको कहते हैं कि भ्रंश होता है, दरार होती है, दरार से भ्रंश होता है। अब उनको भ्रंश कहते हैं, भ्रंश क्या होता है? अब भ्रंश समझाने लगे तो वो सारा टॉपिक रह गया। तो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो भूलने का यही है, बार बार पढ़े, और आप क्या है कि ग्रुप बना करके पढ़ेंगे ना, एक दूसरे को पूछेंगे, किताबों में ना उलझ करके सीधा क्या एक एक दो क्वेश्चन पूछ लिए से कि चलो आप क्या है कि चलो इसके बारे में बताओ, नहीं आएगा पर क्या आप सुनोगे या बताओगे ना, फिर आ जाएगा। भाई मुझे ये नीति भाई साहब से सीखी थी। भाई साहब क्या है कि इनको भी याद ऐसे मुश्किल था, तो ये पर्चियाँ बनाते हैं, पर्ची बनाते, साइकिल चलाते, कोचिंग जाते, तो देखा पर्ची में और चल रहे हैं, फिर गुनगुना रहे हैं, देख रहे हैं, चल रहे हैं। तो साइकिल में कोई समस्या है नहीं, कोई एक्सीडेंट की संभावना ही नहीं। तो ऐसे करके छोटे छोटे क्या है कि वो प्रश्न बना लिया अपने हिसाब से ही, आसपास के वातावरण से जोड़े उस चीज़ों को। जैसे क्या है गुरुजी ने बताया था, वो उस्मा बजट बताया था, तो उसमें एक वो शादी बताते हैं, वो कोई शादी में गए थे कहीं कई बुआड़ कर गया, तो ऐसे करके तो ऐसी चीज़ों से जोड़ेंगे। बच्चों को भी जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो यही बताता हूँ कि जैसे धूप के अंदर खड़ा ज़मीन के अंदर तो धूप ज़्यादा लगेगी, वही पानी के अंदर खड़े तो धूप थोड़ी कम लगती है, ज़्यादा लगती है, कम लगती है। बस यही ज्योग्राफी, और कुछ नहीं है। ज़्यादा समझ ये तो याद रहेगा, उनका बेस क्लियर हो रहा है। भाई हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, पूरा तो उनको नहीं समझ आ पा रहा, कुछ तो आएगा, कोई बात नहीं, 12वीं के लिए अच्छा तैयार हो जाएंगे वो। भूलने के लिए यही है, आप क्या है कि आपस में बड़ा थोड़ा हृदय रख करके एक दूसरे को पूछें, आप आज जो पढ़ा है चलो उसके बारे में बता, उसके बारे में बता। अब कोई सोच है देखा पा है ना, 4 ग्रुप बना ला और अपन अच्छी तैयारी होनी चाहिए, खूब की मानसिकता होती है। और कई कि देखो क्या व्यवहार अलग होता है, ट्यूनिंग नहीं बैठती, कोई बात नहीं, ऐसे खूब सारे ग्रुप बन जाए तो ये अच्छा रहता है आपस में पूछने का, फैमिलियर हो जाए उस चीज़ के साथ, जियोग्राफी जीने लगे। और लगभग गुरुजी जीना सिखा देंगे। खूब सारे वो सूत्र हैं, वो सेलन हेरा मारे है ना, काके की नाक गान फैल गई खूब सारे से है ना, बहुत सारे सूत्र हैं, मज़ा आता है पढ़ने में। मैंने एक जने को गुरुजी को कहा था, मैंने कहा एक जने को मैं जियोग्राफी पढ़ा रहा हूँ, गुरुजी ने बहुत बढ़िया बात है। अब उसको ये लगे कि जियोग्राफी बहुत अच्छी चीज़ है, वो भी साइंस बैकग्राउंड का ये पहले अगर जियोग्राफी पढ़ लेते तो बहुत अच्छा हो जाता। तो पढ़ाएं, एक हम किसी को खुद को नहीं आता तो पास वाले को बताएं, उसको हो सकता है नहीं समझ आएगा पर अपने को समझ आ जाएगा, ये अपना स्वार्थ है। ये गारंटी कह रहा हूँ कि सामने वाले को समझाएंगे सिखाएंगे तो अपने को पहले आएगा वो चीज़। यानी कि हम शिक्षक बनते हैं ना, तो वो पता नहीं, इसे पद में अपना होता है कि 4 बातें अपना भी क्या ईश्वर अपने को बता दे कि ये 4 चीज़ें और भी होती है, तो इस अपना आप इस स्थान पर हो जाता है। तो आप बताना शुरू करें, हेल्प करना शुरू करें, तो अच्छी चीज़ें आएंगी। भाई मन में कभी कन्फ्यूजन होगा, कन्फ्यूजन कब होगा? जब हम पढ़े हैं, ध्यान से पढ़े हैं, तभी लगा कि यार ये चीज़ तो समझ नहीं आई, तो कन्फ्यूजन हुआ है तो निश्चित रूप से वो पढ़ा है। तो एक दूसरे का कन्फ्यूजन क्लियर करेंगे तो निश्चित रूप से सिलेक्शन होंगे खूब सारे। बड़ा हृदय रखे करेंगे तो बहुत सारे सिलेक्शन होंगे, ये चीज़ है। और बताइए। देखो सवाल नहीं तो सुने को कोनी अंदर ना, डायलॉग कोनी। आज बताइए, इसने जो बात आपको बताई थी, हालांकि मैंने कह दिया बात खुल के कौन बताई, तो बड़ी खुशी की बात है, थोड़ा सारा समय बताइए कि अविश्वास रहते रहते ये लेक्चरशिप का एग्जाम पास कर लिया इसने, और केबीएस का ये इंटरव्यू दे के आया था, नेट इसकी हो गई थी, सेट इसकी हो गई थी, लेकिन फिर भी मन में विरोधाभास की स्थिति चल रही थी। तो ये केवल इसके साथ में नहीं है, मैं क्लास में सबके सामने ये कहता हूँ, ये केवल ये प्रश्न नहीं होते, जैसे ही आप क्लास से बाहर जाते हो ना, तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती हैं, इतो करिया की को नहीं होगा को, ये नहीं होगा, ये सारे जो आने के कारण होते हैं ना। और फिर एक बात आप भी ठीक कही कि बहुत सारा सवाल मैं ये कहती हूँ, टाबर सवाल पूछा गुरुजी को क्या होगा, मैं आपको मैंने कौन बेरो, ठीक है नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है इसकी। और विद्यार्थियों को कईयों को ऐसे लगता है कि यार जवाब क्यों नहीं दे रहे, तो इसने बताया तो बहुत सारे बेतुके सवाल होते हैं, उन सवालों के जवाब देने से कोई फायदा नहीं होता है। और मैं आपको क्लास में भी कहता हूं कि उनको अपने को ढूंढने नहीं चाहिए। हाँ, अगर कोई सार्थक प्रश्न होता है ना, जो चाहे मुझे नए भी आए,
तो उसको मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ और फिर वो बताता हूँ। तो ये हो सकता है इसका कोई ऐसा सवाल आया होगा तो वो इसको याद होगा, मुझे नहीं याद है। और अब इसके साथ में जो विरोधाभास की स्थिति चलती थी ना, वो हो सकता है 3 महीने 4 महीने आप सामने रहे तब तक न चले, लेकिन उस दौरान भी बीच बीच में आएगी। जैसे ही आप क्लास छोड़ के जाओगे ना, पक्का जो ये जिस दौर से गुजरा था 100% गारंटी है आपके सामने भी वही होंगी। और पता नहीं कैसी कैसी टेस्ट सीरीज हैं, कैसी किताबें या कैसी गाइडें आती हैं, या नोट्सों की बात कर लीजिए, बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं। हम ये मानते हैं कि हमें कुछ ऐसा अलग स्पेशल मिले तो होगा। अरे आप प्रश्नों का विश्लेषण कीजिए, आपको सबको पता चल जाएगा। मैं तो कहता नहीं हूं कभी कि आप मैं जो करवा रहा हूं उसके ऊपर विश्वास कीजिए। मैं ये कहता हूं आप पुराने पेपरों का विश्लेषण कीजिए, पिछले 15-20 सालों के अलग अलग स्टेट का, आप में खुद में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी विद्यार्थी मानता नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे खुशी है कि इसने ये बात बताई और उसके बावजूद इसने पेपर को पास कर लिया। इतना अविश्वास में ये विश्वास होता तो मुझे लग रहा है ये टॉपर होता। ठीक है ना। तो अब ज्योग्राफी खातर बता दे के पढ़ ले ताकि अंग सगा बाद विदा न गुजरे जे कितने गुजरियो, क्योंकि एक विद्यार्थी जो है हाव भाव वही बता सकता है। गुरुजी सामने तो कई बार यहाँ भी हो जाए कि ये बताओ यार, और थारे सामने बताने की हिम्मत करिए पहले पोते ये बात कहते हैं शाबाशी है। तो अब आन बता दे ए ताकि कम उर्जन मेरे। देखो यही है कि अपने जो नोट्स है उनको तो क्या है कि बहुत बार अपने को कर लेना है, यानी कि एक एक बात उसकी है अपने को कंठस्थ होनी चाहिए। स्टार सबसे पहले तो अपने को जो स्टार सारे बने हुए हैं तो वो तो सारे याद रहने ही चाहिए। और इतने सारे नोट है, आपको कि सारे स्टार है, सारे स्टार है वो स्टार ही अपने को सुपरस्टार बनाएंगे। तो बहुत कई तो क्या है कि सामान्य सी चीज़ें होती है, वहाँ स्टार अब नहीं भी लग रखा है, पर यानी कि नोट्स अपने को कैसे भी करके अपने को याद होने ही चाहिए। और बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। बाकी आप कोचिंग में देखोगे ना, इतने ही बहुत से रजिस्टर भर जाते हैं, कितनी ही किताबें होती है, तो बहुत ज़्यादा सर के कोई नोट्स है नहीं। अब किताबों का सारा निचोड़ है। तो किताबें गुरुजी भी कहते हैं लास्ट में अपने पर लेते नहीं कि आप पढ़ लियो कोई बात को नहीं, पर इन पर नहीं आए तो वास्तव में किताब गुरुजी ने भी कहा था, पर किताबों से भी ज़्यादा कुछ नहीं है। नोट्स वास्तव में गुरुजी एकदम अपडेट ही देंगे, जो चीज़ें नई पुरानी जो भी जुड़ी घटी है। और एनसीईआरटी बहुत अच्छी कर लें आप, क्योंकि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी 6 की 6 किताबें, यानी कि 2 11वीं की, 2 12वीं की और दोनों प्रैक्टिकल 11-12वीं की। इतना कर लें, प्रश्न कर लें, और प्रश्न भी बहुत बार कर लें, क्योंकि प्रश्नों में गलतियां भी होंगी। तो ऐसे बहुत से प्रश्न उलझाट वाले भी होंगे, दूसरी कोचिंग वाले आपको चेक करने के लिए भी भेजेंगे हो सकता है। तो क्या उन प्रश्नों को क्या है बहुत ज़्यादा ऊर्जा नहीं लगानी, तो इतना कर लें, व्यवस्थित पढ़े। भाई मेरी क्या है कि ऊर्जा वहाँ लग रही थी, पहले तो मैं क्या है कि जाता था टेस्ट देने के लिए, हर दूसरे दिन पेपर होता, दूरी थी, मैं साइकिल पर जाता था, यानी 7-8 किलोमीटर हो जाता था। तो वो टाइम लगभग 2-2.5 घंटे 3 घंटे ऐसे मेरे चले जाते थे। फिर वो सारा दिमाग उसके अंदर, यानी 3 घंटे मेरे वो बच जाते, ऊर्जा बच जाती। अगर मैं यही समय, यानी इस नोट्स में तो मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस था, भी नोट्स तो मेरे को पूछ लो भले, याद था सारा, पर उसमें क्या मैं उलझ जाता, प्रश्न वो टेढ़े मेढ़े आते और वास्तव में उन प्रश्नों का कोई सार था नहीं। तो इसलिए जो अपने को आता है ना वही पेपर में आता है वास्तव में। जो हमने पढ़ा है ना भाई, जो है ही नहीं, जो अस्तित्व के अंदर नहीं है, भाई ऐसे ही बना दिया कोई, तो उसका कोई सार है नहीं। एनसीईआरटी पढ़े, बहुत बार पढ़े, एनसीईआरटी की भाषा क्लिष्ट है, हर बार पढ़ोगे हर बार कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी, हर बार कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो बहुत से अच्छी चीज़ें हैं एनसीईआरटी के अंदर। पुराने पेपरों का विश्लेषण करें, जो यूथ वगैरह सर बताएंगे। और सर भी एक बार कलेक्शन किया था पिछली बार, वो सारा कलेक्शन हुआ नहीं था सभी प्रश्नों का, तो वो अगर हो जाए तो वो तो सबसे दी बेस्ट है। और टेस्ट सीरीज जो पढ़ा है उसी में से टेस्ट सीरीज यहाँ की अगर हो जाए करेंगे सर, तो वो तो एकदम दी बेस्ट है। मैंने उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। कोई भी कोचिंग सेंटर बड़े बड़े नाम में किसी का नहीं लेता, कि कहीं भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है।
भाई मुझे क्या है कि मैंने अविश्वास किस लिए किया था कि मुझे क्या है कि थोड़ा और एडवांस करना था। बाकी मैं तो इतना इतना विश्वास करके आया था मैं कि मुझे तो किसी ने कहा था कि भाई साहब के साथ जो लेक्चरर थे कि वहाँ भेज दो आप। तो मैं तो जाने वाला था सूरतगढ़ वहाँ की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए। रातों रात क्या है कि एकदम प्लान चेंज और इधर नौहर की तरफ घूम गए। हकीकत है कोई पता ही नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, नौहर में कोई जानकारी नहीं। फिर पता लगा कि मामा जी की लड़की भी यहीं है, गुरु जी के उधर स्कूल में ही थी। तो ऐसे करके बहुत अच्छा रहा मेरा तो 4.5 महीने के अंदर ही। और मैं कहूँ 10.5 महीने में मेरा पेपर हो गया था। उससे पहले मैं जियोग्राफी कुछ जानता ही नहीं था विषय को लेकर के, क्योंकि मैं तो साइंस बैकग्राउंड का था। तो यही है कि आप नोट्स पढ़ें, बार बार हर बार पढ़ें और पढ़ाएं। ये और मैं कह रहा हूँ कि आप पढ़ें आप पास वाले को, तो उससे आपको याद होगा। और एनसीईआरटी बहुत बार पढ़ें। एनसीईआरटी आपको इससे थोड़ी मुश्किल लगेगी नोट से। नोट्स तो सर की कृपा है कि बहुत इजी हो गए आपके लिए, बाकी किताब मुश्किल होती है। तो एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी, बहुत सारी किताबें इसके अंदर है, नोट्स के अंदर। और एनसीईआरटी आप बहुत बार पढ़ें, हल्के में मत लें। और फर्स्ट पेपर साथ में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो फर्स्ट पेपर पढ़ें। तो यही रणनीति है। अरे नोट्स एंड आर्ट्स एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा ही कर दिए हैं, ठीक है नी। ये थारे हिसाब में पढ़ लियो, काल ने मैं पहली कोई मेरे कोई गल ना लाग जी बिना काम को। काल नहीं सुनेरा शब्द होगा बाद में कोई कह दे बोल थे का नहीं वो कह के गयो थे, उसके कोई बुला बुलू के ले आया होगा जुदा को वादी होगी। थारे 100% फिट बैठे नहीं तो याद करना है नहीं कौन करना है, ठीक है। हाँ क्योंकि रिकॉर्डिंग और बात है, काल ने कोई लेना देना पड़ जाए बिना काम का थे कह दे को बोलो हम भाई गुरु जी थे भी दिन कुआवा नहीं ना मैं कि कौन कहूँ थाने ठीक लगे तो पढ़ना। मैं कुल मिला के आका इसको मेरो अनुभव में अंदर इन्वॉल्व है, इतनी बात है। और यशवंत के लिए आपने खूब सारी तालियां बजाई और थार खातर लाडू लूडू भी ले गए बेबी खुआओ को। और इनके बड़े भाई साहब आए हैं तो 2 मिनट है, उनसे भी आपको मुलाकात करवा देते हैं। उन्होंने कैसे यहाँ पे भेजा होगा मुझे नहीं पता, कैसे। आ जाओ इधर आ जाओ। ये खुद ही लेक्चरर हैं और इनकी भी पहले मेरे से बात हुई थी, उसके बाद में इन्होंने किसी परिचित का बता करके फिर इनको भेजा था। ये कैसे शेयर करेंगे तो 2 मिनट इनसे भी आप पूछ लीजिए। मेरा नाम महेंद्र कुमार गहलोत है। तो शुरुआत में क्या है तैयारी चल रही थी, असमंजस था बहुत ज़्यादा एकदम। तो रात को बात चल रही थी सूरतगढ़ भेजने की, और अचानक मेरे स्कूल में कोई मित्र था जो सर से पढ़ के गए हैं और भूगोल की व्याख्याता हैं आज। तो उन्होंने मैंने बात की उनसे, तो उन्होंने बोला कि आप वहाँ भेज दो। तुरंत ही क्या है निर्णय लिया। अब नौर में कोई जानकारी नहीं है, भादरा के लेक्चरर आसपास पल्लू क्षेत्र के कुछ टीचर मेरे ही विद्यालय में पोस्टेड है। उनको मैंने बात बताई, मूर्ख है, कहाँ भेज रहा है, जोधपुर भेज, जयपुर भेज, नौर मतलब वो वहां से आ रहे हैं। मैंने कहा देखो भाई रिस्क ले ली, या तो बाबू रेल में या जेल में। तो विश्वास करके भेज दिया। और इसने मुझे बाद में भी बताया कि मतलब सर ने जो लिखा है ना, मतलब कोई एक आधा पेज भी लिखा है उसमें एक प्रश्न आया है। मैं क्या है हमेशा फ़ोन पे बात रोज़ाना मतलब हर एक दिन छोड़ के एक दिन बात करते रहते थे। इससे क्या है आत्मबल मिलता था और मानसिक रूप से संतुष्ट होते थे बहुत ज़्यादा एकदम पीछे। तो जब परीक्षाएं हुई दोनों तीनों, कभी सिलेक्शन हुआ नहीं था, फिर एक साथ 4 परीक्षाओं में सिलेक्शन होना। साथ वाले मित्र तो कहने लगे भी पेपर आया है क्या, कहीं बात क्या है। तो इसने कह दिया भाई आया होगा। तो एक पेपर एक के लिए आ जाए, 2 के लिए आ जाए, 3 4 सबके लिए थोड़ी आता है, नन्नाना थोड़ी हर बार, ननियाल थोड़ी अपना। तो ऐसे क्या है। तो इसने बताया भी सर ने जो नोट्स दिए हैं वास्तव में अगर उन पर इतना विश्वास कर लेता तो कहीं जाने की भटकने की आवश्यकता नहीं थी। जो बार बार उस कोचिंग सेंटर के जो नोट्स पेपर सेटर थे, टेस्ट सीरीज चल रही थी उसकी, तो उससे क्या है आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा कम हो रहा था। इसके नंबर नहीं मिल रहे, सिलेक्शन कैसे होगा, नंबर नहीं मिल रहे, सिलेक्शन कैसे होगा। तो आत्मबल गिर गया उससे बहुत ज़्यादा। वो तो बहुत जाका मतलब खजूर पे जाके अटक गया कहीं
बढ़िया हुआ कि आज सर के पास वापस आके इस काबिल बन गए, और सर का आशीर्वाद था और ईश्वर का आशीर्वाद था तो यहाँ पर पहुँच गए। तो पोजीशन तो ऐसी थी एकदम, तो इसलिए क्या है तुरंत यहाँ पर गाड़ी मुड़ी और मुश्किल थी, और बहुत सारी मुश्किलों का सामना प्रतिदिन किसी किसी को सबको करना ही पड़ता है। हम खड़े रह जाते हैं तो क्या है मिल जाता है। मेरा भाई का पद है, मैं हिंदी का व्याख्याता हूँ कि दद्दी मत्ती घृत काढ़ी लियो छाड़ी दई छोई, तो छाछ छाछ को छोड़ देना है और घी घी सर आपको दे रहे हैं निकाल के। इसने बार बार मुझे यही बताया कि भी जो परीक्षाएं हुई उसमें पेपर आए घूम फिर के आ रहे हैं, लेकिन समय लगाना है नोट्स पे। नोट्स पे जितना टाइम लगाओगे, भी मैं तो यही कहता हूँ भी मेरा भी सिलेक्शन हुआ नहीं था पहले, घर का बैकग्राउंड बिल्कुल भी, और इसका पढ़ने वाला तो मेरे ऊपर टिका हुआ था। और घर वाले तो अपने बूढ़े लोग ऐसे कहते ही हैं कि वो पढ़ो को मैं 20 साल 10 साल हो गया, वो लगे कौन तय कहीं लागो के भी अपन कैसे योग्यता का अपन मान सकते हैं, परसेंटेज लगा सकते हैं कि साम पीछे वाला वास्तव में अयोग्य होगा या नहीं पढ़ पाएगा। कि इसने कहा कि भाई तू लाग सी तो ही मुझे पढ़ने देंगे पीछे वाले, और जिसका सिलेक्शन नहीं होता झूठ बोलते हैं वो। पॉइंट से रह गया, इतने से रह गया। मुझे पूछा किसी कई बार कितने से रह गए, भी 90 नंबर से दूर रह गए, कट ऑफ से 90 नंबर से दूर रह गए। दूसरी बार पूछा 50 नंबर से दूर रह गए। तो कहीं पढ़ाने के लिए बुलाया होगा, दूसरी क्लास में मैं पढ़ रहा था 11th 12th की किताबें, तो बोला कि इतनी कि क्या करें तो आप क्या पढ़ाने आ जाओ। मैंने कहा 11th 12th के पढ़ाने यहाँ दूसरी वाला कक्षा 8 तक दूसरी क्लास मुझे दे दी। तो बोले कि 10 नंबर के आसपास हो ना तभी पढ़ना चाहिए व्यक्ति को, मतलब तभी तैयारी करनी चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। क्योंकि उनका सिलेक्शन हुआ नहीं था, उनका टाइम निकल गया होगा, तो सब लोग ऐसे सोचता है कि हम नहीं पढ़ पाए, हमारा हुआ नहीं तो इसका क्या होगा। इससे क्या हमारी विकास यात्रा रुक जाती है, हम बाहर नहीं निकलते ना। अगर मैं नहीं निकलता तो हो जाते, पता ही नहीं था घर में, एकदम बिल्कुल एकदम सामान्य की सामान्य चीज़ें। पीटीटी में हुआ नहीं था राजस्थान में, जम्मू से बीएड करके आया मैं, और फिर 13,000 की पोस्ट आई, उसमें 18वीं रैंक बनी थी मेरी स्टेट में, पता ही नहीं था कभी। भाई इसका तो बैकग्राउंड ही अलग था। 10 महीने में तैयारी की है मैं, 5 वर्ष तैयारी की थी, साइकिल पे जाता था, जो चीज़ नहीं आती नोट्स बना लेता, कागज पे ये नोट्स है इतने लिख लिए, एक का साइकिल चला रहा है दूसरे से हाथ पकड़ा हुआ है, सामने देख रहा हूँ भी अगर कोई गाड़ी भी टकर गई तो टकर गई पता नहीं है, साइकिल धीरे धीरे चलती आराम से, फिर घूमती बार बार रोजाना। इतनी पर्चियाँ इकट्ठी होगी, आज भी पड़ी है वो, लेकिन वो कभी जाता नहीं। जो मुझे मुश्किल लगी, जो मुझे परेशान करता था याद करने के लिए, उसको। स्मृति मेरी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, भैया कह रहे थे ना, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है मेरी स्मृति। लेकिन एक 9 से 12 की हिंदी किताब है, उसमें लिखा हुआ था करत करत अभ्यास ते जड़मती हो तो सुजान। जड़ बुद्धि भी क्या है, सुजान, चतुर बन जाती है वो। अभ्यास करना शुरू कर दिया। लेकिन एक बढ़िया बात भी है और मुश्किल भी है, स्मृति बहुत कमजोर है मेरी, लेकिन जो बात मुझे याद होती है उसको भूलता भी नहीं हूं मैं। मतलब साथ वाले मित्र पढ़ते रहते थे, कोई बताते थे मैंने इस पेड़ के नीचे तुझे ये प्रश्न बताया है, तू गलत क्यों कर गया, तुझे वो उस दिन बताया था मैंने, ये चीजें भाई जाती थी। पढ़ाई में रहते हैं तब तो सर के नोट से एकदम मीरा भाई वाले क्रीम एकदम बढ़िया से पढ़ो एकदम ढंग से। बाकी अपने को प्रयास करते ही रहना चाहिए भी। 100% तो सर अपने ऊपर भी नहीं लेते हैं, ठीक है पढ़ना है। मैं भी यही कर रहा था, जहाँ पढ़ रहे थे मेहनत कर रहे थे, 5-5 वर्ष तैयारी की, संयोग था सब कुछ समय पर हुआ, बढ़ गए एकदम, जिंदगी बन गई भाई। सब की कृपा थी एकदम बढ़िया एकदम। हमारे समाज में आसपास ग्राम में माहौल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माड़ी है गहलोत और राजस्थान के जो सीएम पहले थे, तो लड़े झगड़े का थोड़ा काम रहता है उनका, और वो एक ही घर में 2-2 लेक्चरर, कोई विश्वास ही नहीं करता ही नहीं है, क्योंकि ना पीछे वाला बैकग्राउंड, ना बताने वाले कोई, ना ऐसा। मेरे तो घर वालों ने रुपये इकट्ठे इतने किए हुए थे, वो डीडी बना के जम्मू ले गए, बस उतने ही रुपये थे, वही पूंजी थी। आज भी पढ़ाने में लगते हैं, तैयार हो गया, ईश्वर की और सर की बिल्कुल कृपा रही जोरदार एकदम। मैंने कहा कि कल तो मुझे लाने वाले नहीं था, मैंने कहा कहाँ जा रहा है, कि मिठाई लेने जा रहा हूँ सर, मुझे नहीं ले जाएगा, तू कहाँ ही नहीं बोला था, मैं मिल के आऊँगा मैं। एक दिन पहले ही सर से बात की थी, मैंने पूछा था सर को, मैंने कहा सर आप कौन सी भर्ती के हैं, तो सर बताया था कि मैं 13 वाली भर्ती में लगा था, मैं 2015 की भर्ती में लगा था, मैं 15 वाली भर्ती में 17 में पोस्टेड हुई थी, जो भर्ती चली गई थी कोर्ट में, निदेशालय के आगे 285 दिन धरना रहा था उस समय।
ईश्वर की कृपा रही, बढ़िया एकदम जोरदार आशीर्वाद था। घर वाले तो कुछ ऐसे ही पूछते थे क्योंकि सारे वो ज़्यादा पढ़े लिखे है नहीं कि कितने पैसे किसको देने पड़ेंगे, क्या कुछ देना पड़ेगा क्या। और मैंने कहा अगर ईश्वर की कृपा रही तो 3 भाई जितना कमाते हैं अकेले एक लेके आएंगे, ईश्वर की कृपा रही वो पत्ता खुल गया। तो मेहनत करो, अपने पर विश्वास रखो, और शिखर हमेशा खाली रहता है एकदम। मेरा पढ़ने का नज़रिया यही है कि जितनी बार पढ़ो ना उसको याद नहीं करना, मैंने 1 बार पढ़ा 2 बार पढ़ा, पढ़ते रहो। सर ने नोट्स है ना जो दे दिए उसको इतनी बार पढ़ो, गिनो मत मैंने कितनी बार पढ़ा है, मतलब वो बोलने चाहिए। 10 घंटे के बाद अब आप जब सिटिंग करना शुरू कर देते हैं तो नींद में, अचेतन मन है ना, साइकोलॉजी में पढ़ते हैं अपन, तो वो नींद में भी आपका रिवीजन चलने लगता है। कभी जलवायु विज्ञान खुलेगा, कभी समुद्र विज्ञान खुलेगा, कभी किसी प्रवाल भित्ति पर कहीं कहीं जाओगे सारा। बैठा बैठा था ना 2-3 याद हो गए। इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे की जिंदगी के लिए। और ये भविष्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है, तो ये इसने बिल्कुल बात बताई, कुछ कमियां थी और मैं भी कोई ऑनलाइन वगैरह करवा नहीं पाया, पीछे भी बिजी था। ये ऑफलाइन के लिए भी तैयार था, ऑफलाइन कराओ तो भी आ जाऊंगा, तो ऑफलाइन के लिए भी मुझे टाइम नहीं मिला था असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में पीछे। तो आगे जैसे टाइम मिलेगा तो पढ़ाएंगे बाकी को भी। लेकिन इसकी एक बात मैं क्लास के अंदर आप लोगों को कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि आप किसी की टेस्ट सीरीज लें या नहीं लें, लेकिन कम से कम उस व्यक्ति के ले लेना, जब भी ले ऑल ओवर वो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलें और जैसे पेपर आते हैं उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाए। क्योंकि नहीं, बहुत सारी बार सवाल भेजते हैं मेरे को, जो मेरे पढ़े हुए विद्यार्थी हैं, उन्होंने इधर उधर से जैसे कई बार ले रखे होते हैं, फिर ये कहते हैं सर इसका उत्तर क्या होगा। मैंने कहा यार ये सवाल ये सर टेस्ट सीरीज में पूछ रखा है, तो मैं तो ये कह देता हूँ भाई इसको छोड़ दे, सर थे तो बताओ को नहीं। अरे यार तन्ने पूछे कौन है वो कठे, मारली टेस्ट सीरीज मारे भैया, थारली टेस्ट सीरीज मेरू पूरी हो में को नहीं भाई, इतने बना रहे हैं यार, कौन क्या कैसे बना रहा है उसको ये भी नहीं पता होते हैं। बहुत सारे ऐसे बार आते हैं कि जिनको सिलेबस से बाहर की बातें, सर तो ये पूछ लिया, तो भैया पूछ लियो तो छोड़ दे, मैं तो आप कौन पढ़ूं, इसी बात है, सीधी सी बात है। तो ये भी उसी विरोधाभास, और बात ठीक है क्योंकि आप किसी टेस्ट सीरीज से जुड़ते हो और आपने ये सोच लिया कि मैंने तो पूरा मेरा प्रयास कर लिया, और आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आप जलवायु विज्ञान आपने पढ़े और आपको ऐसे लग रहा है कि मेरे को जलवायु विज्ञान में से एक प्रश्न गलत नहीं हो रहा, गलत नहीं हो सकता, मैं पेपर देने जाऊंगा। आगे वो पेपर बनाने वाला व्यक्ति ने ऐसे प्रश्न बनाए हैं कि पता नहीं कहां कहां से कैसे लेकर के उसको खुद को भी नहीं आ रहे। एक्चुअल बात ये होती है, और वो आपको हाथ में दे दिया और आपके 50% प्रश्न ठीक नहीं हो रही, आपको क्या होगा, दबावित होगा, उसके अलावा और क्या चीजें होंगी। इसलिए ऐसे अगर कई बार कोई टेस्ट सीरीज ले भी लानी तो चमीड़ लागणो हो तो वो लाग लूगे, छोड़ दे करो बाद में, 1500 लाग गया तो लाग गया, दिमाग तो क्यों खराब करो। इसलिए उन चीजों को, इसलिए मैं कहता हूं कि भाई टेस्ट सीरीज से भी ज्यादा बेहतर जो है वो आपके पुराने पेपर होते हैं, या फिर जिनको आप व्यक्ति को जिसको जानते हो कि ये ठीक काम करेगा और एज ए सिलेबस के अकॉर्डिंग काम करेगा, एज ए टॉपिक के अकॉर्डिंग जो पेपर पूछे गए उसके अकॉर्डिंग प्रश्न ऐसे डाल दो कि आने ही नहीं चाहिए। अगर ये कसम खा के अगर पेपर कोई बनाने बैठेगा तो निश्चित रूप से किसी को नहीं आए, उसको खुद को अगर आप पूछोगे ने भाई आपने कोई पेपर बना लिया और आप मेरे लिए बना दिए, यूं मान लीजिए, और आपने ऐसे बनाए कि सर को आने नहीं चाहिए, तो कैसे आएंगे, नहीं आएंगे। सारी चीजें किसी को नहीं आती हैं, तो हमें पेपर के व्यू से पढ़ना है, बात ये नहीं है। तो ये इसने जो बताई थी ना, ये बातें आपके सामने भी आएंगे, क्योंकि अलग अलग आप कहीं से टेस्ट खरीदेंगे, ऑनलाइन खरीदेंगे, आप ऑफलाइन भी होंगे, जो भी होंगे, तो आप कम से कम जिस भी व्यक्ति का ले रहे हो उस व्यक्ति के संदर्भ में पहले जानकारी ले लीजिए, और वो कैसा काम करता है वो ले लीजिए। जब बाई चांस गलतियों खरीदी गई, कई बार ऑफर आएगा, हमें ऑफर में स्कीम आ जाए, हाँ ऑफरों के ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं कि लग क्या रहे हैं, 100 रुपए लग रहे थे इसलिए मैंने ले लिया, लेकिन बात 100 रुपए या 1000 रुपए की नहीं है। आपका मानसिक तनाव इतना बढ़ जाता है कि आप मूल चीज से भटक जाते हो, मूल चीज से भटक जाते हो, और जो हम काम करना चाहते हैं उस काम में इतना दबाव होता है कि उस काम को आप पूरा नहीं कर पाते हैं। और ये इसने ठीक बातें आपके सामने शेयर की कि इस तनाव को इसने झेला था, और झेलने के पीछे यही कारण था। फिर भी मैं तो मेरी नहीं ऊपर वाले की कृपा मानता हूं कि उसके बावजूद इसने नैया पार लगा ली, क्योंकि नहीं तो इस स्थिति में होता है ना, कई बार आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, और डिप्रेशन में चला जाता है तो आप कितने मेहनती क्यों न हो, नहीं हो पाएगी। और दूसरी, जैसे इन्होंने इनके जो भाई साहब साथ में बताया कि भाई समृद्धि में सबके साथ में ये दिक्कत होती है, सबको बड़े मुश्किल याद होते हैं, किसी के दूसरे के दिमाग को आप नहीं पढ़ पाते हो, आपको सिर्फ अपना ही दिमाग दिखता है कि मैं ही सबसे कमजोर हूं या मेरे नहीं हो रहा, तो दूसरे का आपको क्या पता।
और लोगों को सिर्फ सिलेक्शन दिखेगा, आपकी मेहनत किसी को नहीं दिखेगी। आप 12 घंटे 14 घंटे 8 घंटे 10 घंटे जितनी भी मेहनत कर रहे हो ना किसी कमरे के अंदर बैठ के किसी जगह के अंदर, तो वो सिर्फ आपको पता है या आपके एनवायरनमेंट में जो रह रहे हैं उनको पता है, बाकी किसी को सिर्फ ऐसे लगेगा इसका तुक्का लग गया। तो वो तुक्के ऐसे नहीं लगते हैं भाई, सीधी सी बात ये है। और दूसरी बात इसने ये भी बताई कि जैसे ये भी एक सामान्य पृष्ठभूमि में से, हमारे में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे ही हैं जिनकी परिस्थितियां अलग अलग हैं और सामान्य पृष्ठभूमि से ही हैं। तो ये कोई आंकलन नहीं है कि सामान्य पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति नहीं लग सकता। और अच्छी अगर मेहनत करते हैं तो जैसे इसने 10.5 महीने के अंदर साइंस का विद्यार्थी होने के बावजूद आर्ट्स में आकर के 10.5 महीने के अंदर इसने 4-5 जो पेपर दिए वो सारे के सारे, हालांकि अविश्वास होते होते इसने 4 पेपर पास कर लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब 1 साल इसने मेहनत की। अगर आप भी 1 साल ईमानदारी से अगर किसी पेपर को देते हो ना, उस पेपर के लिए 1 साल पर्याप्त समय होता है। बाकी अगर ठीक है कई बार वैकेंसी नहीं आती तो हमें 2 साल भी लग जाते हैं, 2.5 भी लग जाते हैं, 3, वो हमारी मजबूरी होती है उस दौरान हमें काम, लेकिन उस दौरान भी निरंतर उसी प्रक्रिया के अंदर काम है करते रहना होता है। तो काफी लंबा टाइम हो गया, थे भी परेशान हो रहे लागो मन लगे हैं, कौन नहीं होया सदा तो बोर मेरू हो जाओ थे, या सोचो कि पुठे गुरु जी आप वाली फेंकन लग गया है। और भी आएंगे तो उनके आपसे मिलवा देंगे। अब तो छुट्टी छाटी चाले स्कूल आगे जा जाने हिम्मत मारी जा अपनू मिलन आ गयो बीकानेर हूँ। बाकी बीकानेर हूँ नौर कानी जब मुंह करे जदे सवाल विद्यार्थी के मन में घरवाला कई बार भेजते नहीं दूर दराज से, जैसे वो रामचंद्र बाड़ मेरे से आया तो उसके साथी भी अगर उसको फोन करते होंगे ना कि यार तुम कट्ठे जाके फंसे हैं, सवाल तो होते ही होते हैं। तो ये कारण मैं तो दूरदार को टाबरा बाबा ने पहले आ गया दूँ तो मैं तेरे की पढ़ के देख ले, तने अच्छो लग गया तो पढ़ ली, नहीं आपने राजस्थान घणो मोटो पड़ी है जी करे बड़े पढ़ ली, तेने बाउंडेशन तो कोई नहीं। कोई यहाँ कह देख बोल ना जी मारकन आ गयो फंस गयो ना, रोटी जगह की खा के जा बेंगा पीसा दे जाइयो भाई। जिस किसी हॉस्टल के अंदर पीजी के अंदर आप ठहरे हो कम से कम वो गाड़ ने निकाले क्या बोले कोई आयो यार वहां पढ़ने वो हमारी रोटी खा के जानते रहे हो, तो इसो न भाई बेंगा 1500 2000 जो भी हमें थाने नहीं पसंद आवे बेंगा दे जाए करो। बाकी खुल्लो मैदान है जठे थारे कैरियर को सवाल है जी करे बैठे पढ़े करो। तो इसलिए इसको उन्हें शुभकामनाएं और आगे बढ़ते रहे और धन्यवाद। अब थाना वो लाडू लूडू खुआओगो, ताली थे खूब बजाइए और एक दिन आपके लिए भी बजेंगे, उम्मीद है ऐसी।